स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे ब्लू ओरिजिन का लूनर लैंडर का जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हिसाब समझिए आर्टेमिस का फेजेस में काम किया जा रहा है। आर्टेमिस स्टेज 1 स्टेज 2 आर्टेमिस 3 ऐसे ऐसे करके फेज है। तो आर्टेमिस का हिसाब ये है कि चांद पे जाना है जैसे अपोलो गया था, लेकिन इस बार वहां जाके ढप्पा नहीं मारना है, वहां जाके रुकना है। ये नहीं कि वहां गए और भाग से वापस आ गए, वैसा नहीं है। तो ये इनका मेन टारगेट है। और आइडियली होपफुली ये होगा कि वहां जब जाएंगे तो एक तौर का परमानेंट हो जाएगा। मतलब कि ऑब्वियसली एक ही पहला मिशन में वो नहीं होगा, लेकिन परमानेंस एज इन कि अब वहाँ रेगुलर जाते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ कोई हमेशा रहेगा। जैसे कि आईएसएस में हर टाइम कोई ना कोई इंसान रहता है, वैसे ही समझिए लूनर बेस बनेगा जिसमें हर टाइम कोई ना कोई रहेगा और धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता चला जाएगा। तो ये टारगेट है, ये इसकी नींव अब रखी जा रही है। अपोलो था मतलब समझिए एक वेपन्स प्रोजेक्ट था, क्योंकि मतलब दिखाना था कि यूएसएसआर और मतलब समझिए यूएसए के बीच का कोल्ड वॉर चल रहा था, दोनों को दिखाना था कि मेरा बड़ा है। तो ये अच्छा तरीका था निकालने, लेकिन वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं किया गया था, ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के तौर पे किया जा रहा है। और यहाँ पे समझिए सेफ्टी और सस्टेनेबल दोनों को बहुत रखना है। और ये समझिए अपोलो प्रोजेक्ट को रिटर्न मतलब कर पाना दोबारा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपोलो के टाइम में पैसा पानी की तरह बहाया गया था। 4% खर्च कर दिया गया था नेशनल बजट का, और यूएसए का नासा का करंट बजट 0.5% होता है। वो 4% खपाए थे। यही लोगों को समझ नहीं आता। वेपन्स प्रोजेक्ट के लिए लोग पैसा पानी की तरह बहाते हैं। जब आपको दिखाना है कि मेरा बड़ा है और यूएसएसआर पहले जा चुका था, ऑर्बिट पे फर्स्ट मैन इन ऑर्बिट कर चुके थे, तो मतलब देश पैसा पानी की तरह बहाया। बेनिफिट भी बहुत उठाया, लेकिन उसीलिए उतना ज़्यादा खर्च किया जा रहा था और इसीलिए अपोलो को दोबारा करना पॉसिबल नहीं था। तो अभी जो कर रहे हैं वो सेफर भी बना रहे हैं और सस्टेनेबल दोनों तौर पे बना रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी भी सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल एज इन की रॉकेट बार बार आप फेंक ना दो, और सस्टेनेबल इकोनॉमिकली भी, यानी कि 1% के अंदर रखना है उनको, कि नासा का बजट कभी 1% वापस नहीं जाने वाला है, उसके अंदर फिट करना है आपको। और रियूजेबल व्हीकल कोर है इसका, क्योंकि स्पेसएक्स का फाल्कन 9 अब लगभग 100 लैंडिंग कंप्लीट कर चुका है। बाकी सब रियूजेबल रॉकेट छू नहीं पाए हैं, वो 100 लैंडिंग कंप्लीट कर चुका है और पूरी दुनिया एक तरफ, वो अकेले एक तरफ। तो ये साबित हो गया कि अगर आप रियूजेबल रॉकेट नहीं बनाते हैं तो हुलुलुलु ही कर रहे हैं। ढंग से आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो शांति से रियूजेबल आपको कोर में डालना पड़ेगा। और एसएलएस जो है, यानी कि ये जो रहा है, ये रियूजेबल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन ये सिर्फ स्टार्ट है। ये समझना ज़रूरी है कि इसे नासा भी अब समझ चुका है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बहुत डिले हो गया। मतलब कि जो इसका ओरिजिनल टाइमलाइन था जहाँ पे लॉन्च करना था, तब ये जेन्युइनली कटिंग एज टेक्नोलॉजी था। अब ये आउटडेटेड बहीमत हो गया। बड़ा ज़रूर है लेकिन आउटडेटेड है। तो इससे मतलब जितना काम निकाल सकते हैं निकाल दे, खर्चा तो हो ही गया है, लेकिन इसको छोड़ देना है। एसएलएस समझिए सिर्फ गाड़ी खोलने के लिए। और उसके बाद जो लूनर गेटवे पर काम चल रहा है, कि जो इस तरह का लूनर गेटवे बनाया जाएगा, वो सिर्फ पार्किंग स्पॉट है भविष्य के लिए। तो ये जितना भी चीज़ आप अभी देख रहे हैं, ये सब नींव रखा जा रहा है और एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि कर लिए खत्म ना, जाना है, रुकना है, आगे बढ़ते जाना है, और सारा चीज़ कम बजट में ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से करना है। ये आर्टेमिस का मेन मिशन है। अब बात करते हैं ब्लू ओरिजिन को पकड़ा गया है इसमें। तो ये समझना ज़रूरी है कि ब्लू ओरिजिन इकलौती कंपनी नहीं है। ये मतलब समझिए ग्रुप प्रोजेक्ट टाइप है। जैसे कि ब्लू ओरिजिन उसके अंदर है, ड्रेपर है, एस्ट्रोबायोटिक्स है, और आपका लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, हनीवेल रोबोटिक्स है। तो मतलब बड़ी बड़ी कंपनी जिनका बड़ा पॉकेट है, और बहुत सारे का, ये सब में से अगर सारा नाम आप नहीं जानते तो ज़रूरत भी नहीं है आपको जानने की, क्योंकि बहुत सारे इसमें वेपन्स प्रोजेक्टर हैं। यानी कि उनका पॉकेट गहरा है लेकिन पब्लिक इमेज बहुत छोटा है। तो बड़े लोग, बड़ा पॉकेट वाले और बड़े एक्सपीरियंस वाले, कि बहुत सारे का भाई ये हम कर चुके हैं, अपोलो प्रोजेक्ट से लेके अभी तक ये चीज़ सारा मेरा ही हो रहा है, तो है इनके पास एक्सपीरियंस है, वो कर रहे हैं। और नासा का मेन गोल ये है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं जाना है। यानी कि एक पॉइंट पे फेल नहीं होना है, जो कि इनका स्पेस शटल ने तमाचा मार के सिखाया था, बिट स्लैप करके। स्पेस शटल बहुत ही बेकार सिस्टम था और लॉस ऑफ लाइफ भी बहुत हुआ, लेकिन उस स्पेस शटल इतना पैसा खाया, और चूंकि सिर्फ स्पेस शटल था, वो ग्राउंड कर दिया। मतलब समझिए यूएसए का स्पेस विंग को वो काट दिया, खत्म हो गया। लिटरली स्पेस को इतना, मतलब ये यूएसए को इतना नीचे उतार दिया कि भैया रशिया से मांगना पड़ रहा था इन्हें, इतना बुरा हालत हो गया। तो अब नासा सीख चुका है, यूएस कांग्रेस भी सीख चुकी है कि कुछ भी हो जाए, अगर हमें करना है, लॉन्ग टर्म करना है, सस्टेनेबल करना है, कुछ भी हो जाए, गलती से भी, लाइक उसमें मतलब डिस्कशन नहीं, गलती से भी वो वन शॉट नहीं होना चाहिए कि भैया ये व्हीकल है तो ही सही है। नहीं सर, हमारे पास 2-3 होने चाहिए, मिनिमम 2 तो मिनिमम चाहिए, और आइडियली 4-5 हो।
कि भैया ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये कम दाम में चल रहा है, ये ज़्यादा दाम में चल रहा है, ये ज़्यादा केडेंस दे रहा है, ये ज़्यादा सेफ्टी दे रहा है, मतलब सब समय ऑप्शंस होने चाहिए। तो ये नासा एकदम अच्छे से समझ गया, इसीलिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जबकि स्पेसएक्स पे दिया गया है कि स्पेसएक्स का मतलब समझिए स्टारशिप मेन बैकबोन रहेगा। अब वही समझिए कि अगर बैकअप बनाना है और बैकअप महंगा आ रहा है तो भी ये करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बजटिंग के बारे में एक चीज़ समझिए, अगर आप लोग सुनते हैं ना कि $3 बिलियन ब्लू ओरिजिन मांग रहा है और स्पेसएक्स 2 बिलियन मांग रहा है, तो स्पेसएक्स सस्ता है। हाँ भी और नहीं भी, जो नंबर आप मांग रहे हो ये आपका है और वो सिर्फ 50% होता है आपका टोटल प्रोजेक्ट का। आप बोलते हो कि हमें इतना दो, हम इतना को अपनी तरफ से बैक करेंगे। मतलब कि अगर आप बोलते हो कि हम 2 बिलियन चाह रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 4 बिलियन तक का आएगा। हर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे नहीं किए जाते हैं, ये सब थोड़ा पॉलिटिक्स हो जाता है, लेकिन रफली यही चल रहा है लॉजिक कि अगर आप 2 बिलियन मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट 4 बिलियन का है। और अगर आप, और ये 50% आपको देना होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये सीधा सीधा नहीं कि सिर्फ नासा पे कर रहा है, नासा आपसे खरीदेगा जरूर। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कंपनी को कि भैया वो 2 बिलियन अपने तरफ से लगाए। बात है कि ये रॉकेट डेवलप हो जाएगा, मान लीजिए उनके पास 2 बिलियन का बजटिंग है, लेकिन 4 चाहिए रॉकेट बनाने, कहाँ से आएगा बाकी 2? वो आ जाएगा। तो इनको बेनिफिट में क्या मिलेगा? इनको बेनिफिट में मिलेगा कि रॉकेट का प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर्स आपका फिक्स हो गया है, लेकिन सेकेंडरी यूज आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नेशनल सिक्योरिटी वाला बहुत सारा चीज़ होता है जो भैया गवर्नमेंट को छोड़ के कोई और इसमें हाथ नहीं लगा सकता, वो सब समस्या नहीं है। मतलब आप बनाइए, हम दोनों मिल बांट के डेवलप करते हैं। डेवलप होने के बाद हम लोग मतलब नासा प्राइमरी ये रहेगा, क्या बोलते हैं, यूजर रहेगा। लेकिन अगर उसके बाद आपको कुछ करना है, कीजिए सर, कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए सारी कंपनी कर रही है। तो स्पेसएक्स जो है ना, सस्ता दाम रख रहे हैं, वो उनका बात है। ब्लू ओरिजिन ऐसा नहीं है कि लूटना चाह रहा है इसलिए वो 3 बिलियन मांग रहा है। वो 3 बिलियन से कम में नहीं कर, यानी कि 6 बिलियन से कम में वो कर नहीं पा रहे हैं। उनका डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं है, उतनी इफिशियंसी नहीं है, अभी तक तो ऑर्बिट भी नहीं पहुंचे हैं जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए वो ज़्यादा मांग रहे हैं, तो ही नासा दे रहा है। मतलब नासा को पता है कि भैया आपसे 6 बिलियन में ही होगा, इसीलिए लीजिए 3। तो महंगा हो भी तो भी ये करेंगे। ये क्लियर एकदम समझ लीजिए कि अरे ये 2 बिलियन है, उसमें 3 क्यों वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं है, इनको 2 चाहिए, चाहे कोई भी कीमत हो। आराम से ऐसा हो सकता है कि स्टारशिप आपका मतलब साल में 4 बार लॉन्च किया जाए और ब्लू ओरिजिन का सिर्फ साल में 1 बार लॉन्च किया जाए, तो भी वो रखेंगे। किसी भी हालत में दोबारा वो विंग्स कटने वाला हालत में नहीं जाना चाहते। और जेफ बेजोस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जेफ बेजोस का पॉकेट जो है ना, गहरा है और स्थिर है। इलॉन मस्क का पॉकेट हुलुलुलु होता रहता है। जेफ बेजोस है कि भैया हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। ये इसका पॉकेट का सबसे बड़ा बात है, इसीलिए लोग इसके बात पे भरोसा करते हैं कि भैया आपका पॉकेट था ना, वो बस ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना सर, आराम से। ऐसा नहीं कि ओ एक दिन ऊपर भाग गया अगले दिन नीचे आ गया, नहीं नहीं जी सर, स्थिर है, हम हैं सर। तो इसीलिए स्पेसएक्स भी भरोसा कर सकता है, नासा भी भरोसा कर सकता है, और जितने ये बड़े बड़े दादाजी लोग हैं ये भी भरोसा कर सकते हैं कि ये अकेले, इसका पॉकेट है भैया, हम संभाल लेंगे। तो ये हुआ ब्लू ओरिजिन को क्यों चुना जा रहा है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी का। तो यानी कि ये फोटो अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम ये उतारा गया है। तो यहाँ पे टारगेट वही है कि रीयूजेबल लूनर लैंडर बनाना है। कि अपोलो प्रोजेक्ट जैसे नहीं कि एक पीस में लैंड किए, वो पीस का एक हिस्सा छोड़ दो, फिर बचा कुचा वापस जाओ, नहीं, पूरा जितना रीयूजेबल हो सके करें। क्योंकि भले ही इसका दाम ज़्यादा होगा यूज एंड थ्रो के कंपेयर में, लेकिन ये बार बार यूज़ करके मतलब समझिए रनिंग कॉस्ट कम आ जाएगा। जैसे कि आप सोचिए ना कि इंक टैंक प्रिंटर वर्सेस कार्ट्रिज प्रिंटर, वही वाला लॉजिक है। और इसको डॉकिंग और रिफ्यूलिंग करना, डॉकिंग तो हम लोग ऑब्वियसली बहुत पहले से कर रहे हैं, रिफ्यूलिंग करना तिगड़म वाला चीज़ है, वो भी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट के साथ। और यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन हाइड्रोजन स्टोरेज, सारा खेला उसी पे। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा टैंक, बात है उसमें हाइड्रोजन है। अब प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन ऑलमोस्ट 20 केल्विन मांगता है ठंडा रहने के लिए, वो बहुत मुश्किल टेम्परेचर है। चांद पे भी वो बहुत मुश्किल है। और रहा बात चांद का, जो हॉट साइड है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, कोल्ड साइड है बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और बहुत ज़्यादा जो कोल्ड है वो भी कोल्ड नहीं है। तो हॉट तो बहुत हॉट हो गया और कोल्ड थोड़ा सा हॉट हुआ। तो मतलब हाइड्रोजन को एक टैंक में सील करके रखना बहुत मुश्किल है। तो उसको लॉन्ग टर्म में कैसे करते हैं, ये प्रॉब्लम हम स्पेसएक्स को मतलब ये ब्लू ओरिजिन को सॉल्व करना है। और फिर समझिए इंजन और थ्रस्टर्स जितने भी लगेंगे, इंजन जो मेन है वो लगेंगे, थ्रस्टर्स भी लगेंगे, ऑब्वियसली बिना उसके डॉकिंग नहीं किया जा सकता। ये सारे को ये लोग ट्राई कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर चलाने के, ना कि मोनोप्रोपेलेंट से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि थर्ड लिक्विड का काम खत्म कर दें, यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन, काम खत्म। आपको और कुछ चाहिए? नहीं सर, और कुछ नहीं चाहिए। ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉट्स के लिए पानी उन्हीं का जो होगा होगा, लेकिन बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगा। अगर आपको कोई बोलता है कि भैया एक टैंकर ले जाओ जिसमें 2 लिक्विड्स है, हो जाएगा। एक टैंकर ले जाओ उसमें 3 लिक्विड है, दिक्कत बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो इसीलिए ये करेंगे। और इसको और लॉन्ग टर्म में खींचे तो मून पे आइस है, अगर उस आइस को हम लोग निकालना शुरू करते हैं उससे पानी बन जाएगा। पानी से क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। तो इसको रिफ्यूल करके लॉन्च करना भी पॉसिबल होगा। कोई मतलब नहीं रहेगा कि इसको भैया इसको रिफ्यूल नहीं कर सकते। क्यों? रिफ्यूल कर भी दो तो सर थ्रस्टर्स नहीं रहेंगे, थ्रस्टर्स नहीं रहेंगे तो इसको और ओरिएंट करना पॉसिबल नहीं रहेगा। इसीलिए उस पर भी डेवलपमेंट किया जा रहा है कि हाई स्पीड ट्विच थ्रस्टर्स के
टच कर सके, वो लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे करना अभी तक किसी ने किया नहीं है, तो ये लोग करके देखेंगे। तो ये नया टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जाएगा। और थर्ड प्रोपेलेंट्स हटा रहे, जैसे कि स्पेसएक्स जब कूदा था फाल्कन 9 से स्टारशिप पे, उन्होंने ये कर दिया कि भैया हम टी टैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिक इग्नाइटर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो टी टैप का लिक्विड हटाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली वही समझ लीजिए। और इसमें कंपेयर टू अपोलो प्रोजेक्ट ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, अपोलो प्रोजेक्ट के कंपेयर बहुत बड़ा है। और इसमें एयर लॉक है। अपोलो के टाइम में जब उन्हें निकलना पड़ता था, पूरा का पूरा मॉड्यूल ही डीप एज ए एयर प्रेशर बिहेव, मतलब समझिए एक दरवाजा था, चेंबर नहीं था कि उस चेंबर में जाओ, उस चेंबर को डिप्रेशराइज किया जाएगा, मतलब कि अंदर कोई रुक नहीं सकता था उस टाइम। तो मतलब सब लोग सूट पहनो, निकलो, सूट पहन के वापस आ जाओ। यहाँ पे एक चेंबर है जिसमें आप एयर लॉक जिसे कहते हैं, उसमें जाइए तो अंदर 2 लोग रह सकते हैं, बाहर सिर्फ एक बंदा आना जाना कर सकता है। ये लॉन्ग टर्म रुकने के लिए, कि मतलब कई कई दिन या कई महीने रुकने का लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। तो वही समझिए कि बहुत सारा चीज़ था, मतलब बोले अपोलो प्रोजेक्ट एक रश प्रोजेक्ट था, करो किसी तरह करके। मतलब सोचिए इंजन फायरिंग से रॉकेट के बीच का टाइम मंथ्स में है, मंथ्स में है, उससे 2-3 साल भी नहीं है। तो इसीलिए समझिए यहाँ पे जो चीज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा मतलब ठोक पीट के किया जा रहा है। इसीलिए लैंडिंग को भी ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि फ्यूल टैंक ऊपर है, इंजन नीचे। ऐसा क्यों? ताकि उतरना चढ़ना आसान हो जाए। तो सारा चीज़ इसका मतलब कोई भी नया टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन मतलब रिफाइनमेंट्स ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी बहुत सारा है। और ये सब जो पैनल्स आप देख रहे हैं, ये रेडिएटर है। बिना रेडिएटर के इनको मतलब चल नहीं पाएगा ज़्यादा देर। तो अब बात करते हैं इसमें नासा को खर्च करने से फ़ायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा होगा स्पिन ऑफ, क्योंकि इसमें स्पेसएक्स जो चल रहा है वो ब्रूट फोर्स पे चल रहा है कि हम बड़ा बना देते हैं। वो एक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। एक दूसरा भी तरीका आप खोजना चाहोगे, बोले ना, कभी भी आप देश को एक पे नहीं रखना चाहते, भैया ये है तो बस है, ये गया तो हम गए, वो कभी आप नहीं चाहोगे, देश के लिए तो कभी नहीं। तो इनका स्पिन ऑफ है कि डीप स्पेस क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट स्टोरेज, यानी कि इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत साल से चल रहे थे बैकग्राउंड में, लेकिन कभी किसी के पास उतना फंडिंग नहीं थी, उतना मतलब डिमांड नहीं था, ये कर रहे हैं। तो आइडिया ये है कि आप लिक्विड हाइड्रोजन को बड़े टैंक में बड़े समय के लिए रख सकें, कि भैया इसे हमने रख दिया है कई महीनों तक, 6-6 महीनों तक या 1-1-2 साल तक वो स्टोर रह सके। वो सबसे बड़ा मुश्किल है। आप बोलेंगे कि स्पेस में वो हीट कैसे हो जा रहा है। पहला ये समझिए कि अगर आप मतलब टैंक बनाते हैं, बहुत बड़ा टैंक बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने उसको पूरा इंसुलेट कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सन से सिर्फ फोटॉन्स नहीं निकलते, मतलब फोटॉन्स ही निकलते हैं, लेकिन फोटॉन्स बहुत सारे वेवलेंथ्स में आते हैं। यानी कि आप सोचोगे कि मैं एक काम करता हूँ, गोल्ड फॉइल लगा देता, इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बल्ले बल्ले। आप सोचोगे उसके ऊपर मैं एल्युमिनियम फॉइल लगा देता, ऑप्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाता है, बल्ले बल्ले। लेकिन सर आप इसका क्या करोगे, एक्सरे का क्या करोगे? वो तो सीधे आर पार घुस जाएगा ना। और ये तो एक्सरे की बात करें, गामा भी निकलता है, बहुत कम होता है लेकिन निकलता ज़रूर है। और रहा बात, हाइड्रोजन इतना सेंसिटिव है कि वो थोड़ा सा भी जो रेडिएशन घुस रहा है आपके चेंबर के अंदर, यानी कि जो टैंक के अंदर घुस रहा है, वो उसका बॉयल ऑफ शुरू कर देगा। तो ये एक समस्या बन जाता है। फिर स्पेस में होता है न्यूट्रिनोस, उसे रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो घुसेगा ही चीज़ से और चीज़ों को बॉयल ऑफ करना शुरू कर ही देगा। तो ओवर टाइम, मतलब एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप रखते हैं, धीरे धीरे वो बॉयल करके निकल ही जाएगा। तो ये एक सीरियस समस्या बनता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए किसी को बैठ के डेडिकेटली करना पड़ेगा। तो उसको कौन करेगा? ये कर रहे हैं। और हाइड्रोजन कुछ कुछ और चीज़ में भी फायदेमंद रहेगा, इसीलिए ये करेंगे। तो अभी इनका ब्लू ओरिजिन का टारगेट है डेवलप एंड फ्लाई सोलर पावर्ड 20 डिग्री केल्विन क्रायो कूलर। अब रहा बात की 20 डिग्री क्यों लिखे हैं वो मुझे नहीं पता, उन्होंने लिखा था, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। एक्चुअली होता है 20 केल्विन बोलना होता है, डिग्री नहीं बोलते। डिग्री सेल्सियस या इस पे फ़ारेनहाइट पे बोला जाता है, केल्विन में नहीं बोलते, बट है। तो 20 केल्विन का ये कर रहे हैं। क्या ये ठंडा है? बहुत ठंडा है। क्या इससे भी ठंडा कोई चीज़ है? हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो कोर इंस्ट्रूमेंट है, जो डीप इंफ्रारेड देखता है, वो उससे भी ज़्यादा ठंडा चल जाता है, वो 4 केल्विन तक उतर जाता है। तो ये काफ़ी ठंडा है, 20 केल्विन बहुत ठंडा है। मतलब कि मतलब स्पेस में आप हो, सन है, शैडो साइड जो है वो भी उतना ठंडा नहीं जाता। तो इनको एक्चुअल रेडिएटिव चाहिए, इसीलिए देखिए जितने डिज़ाइन है उसमें बड़े बड़े रेडिएटर रहते हैं कि उसे ठंडा कर सकें। तो ये इनको डेवलप करना है। बिना उसके टंक में फ्यूल लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे बॉयल ऑफ करके निकलता रह जाएगा। तो मतलब आपने फुल कर दिया 100 टन्स और आते हैं कुछ महीने बाद, भैया सर 20 टन बचा हुआ है, बाकी सब बॉयल हो गया। तो एक सीरियस समस्या है। दूसरी बात, इसका डेवलपमेंट से नासा को बड़ा फायदा होगा। नासा का ड्रेपर प्रोजेक्ट जो है, वो ड्रैगन प्रोजेक्ट है शायद, वो बना रहे हैं थर्मल न्यूक्लियर रॉकेट। थर्मल न्यूक्लियर रॉकेट को किस चीज़ से फ्यूल किया जाएगा? न्यूक्लियर रिएक्टर तो बस हीट सोर्स है। प्रोपेलेंट क्या है? प्रोपेलेंट है लिक्विड हाइड्रोजन। तो अगर ऐसा कर देते हैं कि लिक्विड हाइड्रोजन को आप स्मॉल मतलब डिपो में रखते हो, ना कि इसी में पूरा एक बार में कर दो, तो ये बहुत चीज़ कर पाएगा। इसे टग के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। यानी कि 2 प्लांट बनाइए, आप बनाइए एक ठो, या एक ही बनाइए, एक बनाइए आप अर्थ का लूनर ऑर्बिट पे, इसको लॉन्च कीजिए, रिफ्यूल कीजिए। रिफ्यूल भी नहीं करना होगा, मान लिया लॉन्च के टाइम में ही आपने उसमें पूरा भरा तक कर दिया, वो मून पे गया, मून से आके उसे धरती पे लैंड करने की ज़रूरत नहीं, क्रैश करने की जरूरत, धरती मतलब इस धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में आएगा, वहाँ पे रिफ्यूल किया जाएगा, फिर से भेज दिया जाएगा।
तो इसको रिफ्यूल करने की टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी जब तक ये हाइड्रोजन संभालना नहीं आएगा। तो इसीलिए ये सारी टेक्नोलॉजी से बहुत सारे स्पिन ऑफ आएंगे। फिर आपको समझिए ये सिंगल फ्यूल इकोसिस्टम जो बना रहे हैं कि हम सारा काम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से करेंगे, इनसे इन सिचु यूटिलाइजेशन यानी कि चांद पे रुक के काम करना लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल हो जाएगा। बोल रहे हैं ये अपोलो प्रोजेक्ट जैसा नहीं है, ढप्पा नहीं देना है इनको, इनको रुकना है और सब चीज़ प्लांट करना है कि यहाँ आ गए तो आगे क्या करेंगे। ये नहीं करना कि भाई चले गए लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, वो ऐसा एकदम क्लियर करके चल रहे हैं। इसलिए ये डेवलपमेंट होना काफ़ी फायदेमंद साबित होगा लॉन्ग टर्म के लिए, नासा के लिए भी और ब्लू ओरिजिन के लिए भी। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे समझिए कि अभी के टाइम में स्पेस रेस चालू हो गया है। स्पेस रेस में है यूएसए वर्सेस चाइना, ये दो लोग अब दौड़ रहे हैं। यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, यूएसएसआर आउट हो गया, यूएसए वर्सेस चाइना अब चल रहा है। तो इसमें समझिए यूएसए के पास सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है वो है कि इनके पास लॉन्ग टर्म प्लान है कि करेंगे क्या। ये नहीं कि बस हम जाके डब्बा मार के आ गए, दिखाना है नेशनल प्रेस्टीज, वो अब सपोर्ट नहीं होगा। तो करेंगे क्या, तो वो सारा चीज़ एक एक करके सॉर्ट किए हुए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इनका एसेट है प्राइवेट इंडस्ट्री, यानी कि दादाजी। तो जो इनके प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अभी ब्लू ओरिजिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आराम से देखते देखते ब्लू ओरिजिन कल को बड़ा चीज़ बन ही जाएगा। क्या वो स्पेसएक्स इतना सक्सेसफुल होगा, चांसेस कम है, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल होगा, गारंटीड है। और जिस स्पीड से वो चल रहे हैं अभी, अच्छा चांसेस है, या मैं ये कहूँ कि जिस स्पीड से इसरो रो रहा है उस स्पीड से वो इसरो से आगे चले जाएंगे। तो स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनी अगर आपके बैकग्राउंड में कि सर हमारा नासा तो है बट स्पेसएक्स भी है और ब्लू ओरिजिन भी एक तो चल रहा है साइड में, ये बहुत बड़ा इनको टूल सेट देता है कि सर आप चूज करो आपको करना क्या है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही रहता है, इसलिए बोले मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे ये चल रहे हैं। फिर हो गया इनके पास सपोर्टिव नेशन कौन कौन है, बड़ा लोग हैं सपोर्ट करने वाले। और यहाँ पे ये समझिए सपोर्टिव नेशन का फायदा ये होता है कि वो टेक्निकल एक्सपर्टीज देते हैं, यानी कि आईएसएस में रोबोटिक आर्म कौन बना के देता है, कनाडा। टेक्नोलॉजिकल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसका मेजॉरिटी कौन करके देता है, यूरोपियन यूनियन। तो वही समझिए। और रहा बात कि इसमें कौन है जिसको सिर्फ जॉब के तौर पे दिया जाता है, रशिया। हम बोलेंगे रशिया को क्यों ऐसा किया जा रहा है, ऐसा ही करते हैं अगर दो बड़े पावरफुल देश हैं और कोई छोटा देश बूम हो रहा है तो बड़े देश छोटे देश का सारा एसेट उठा लेंगे। जैसे कि जब जर्मनी पुफ हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो उसके सारे रॉकेट साइंटिस्ट को ढप्पा मार लिया गया, आधा इधर चले गया आधा इधर चले, ये हमेशा होता है। अब बात था कि जब सोवियत यूनियन ढप्पा मारा गया तो उनके साइंटिस्ट के साथ क्या किया जाए, और मतलब यूएसए उतना पचा नहीं सकता था, वो समझिए अभी ताज़ा ताज़ा इन्होंने जर्मन को पचाया था और पचता नहीं। तो एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि ताकि मतलब समझिए जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो ब्लॉक से पास रॉकेट साइंटिस्ट धड़ाड़ा के नहीं गिरने लग जाए सस्ते में। उन्होंने बोले भैया आप स्पेस प्रोग्राम चलाओ, हम उसको इनडायरेक्टली फंडिंग करें, हम उसको हेल्प करेंगे, उसे प्रोजेक्ट देंगे। इसीलिए आप देखिए कि रशियन के जितने भी रॉकेट सिस्टम बनाए गए थे वो सही में चेंज नहीं हुआ है। मतलब कि 1 साल नहीं चेंज हुआ ठीक है, 10 साल चेंज नहीं हुआ ठीक है, 20 साल नहीं चेंज हुआ सर, आप कुछ ट्राई भी कर रहे हो कि नहीं, 30 साल से रॉकेट का डिज़ाइन सेम है सर। मतलब इंप्रूवमेंट अपग्रेड्स ऑलमोस्ट मिनिस्क्यूल हो गया है। अब वहीं पे समझिए इसको कंपेयर कीजिए स्पेसएक्स से, भैया दर खत्म सर, हम पहुंच गए, हम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पहुंच गए। तो बात वही समझिए, हमेशा होता है कि जब भी कोई बड़ा देश डूबने वाला रहता है, छोटे छोटे दोस्त जिनके पास सेकंड बेस्ट हालत में रहते हैं या स्ट्रांग हालत में रहते हैं वो ढप्पा मार लेते हैं सारा एसेट से। क्यों? क्योंकि जो रॉकेट बनाना जानता है वो आईसीबीएम बनाना जानता है, आईसीबीएम रॉकेट से ज़्यादा आसान होता है। तो इसीलिए उन सबको जॉब देना आपकी सुरक्षा के लिए होता है, तो वही करते हैं, इसीलिए इसमें रशिया भी है। और चाइना में नहीं, चाइना में वही समझिए बहुत सारे जो बच गए वो चाइना प्यार से ले लिया। तो इनके पास जो इतना बड़ा लिस्ट है, इसमें यूके हो जाए, कनाडा हो जाए, जापान हो जाए, आपका पूरा यूरोपियन ब्लॉक हो जाए, ये इनको इतना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देता है, फंड दे चाहे नहीं दे, इतना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देता है कि भैया हम संभाल लेंगे। फिर अब बात करते हैं चाइना का। चाइना के पास क्या है, चाइना के पास है सीसीपी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, यानी कि ये बोले हमको यहाँ जाना है मतलब हम चले गए, काम खत्म सर, डिस्कशन नहीं करना है। आपका देश का कुछ भी हो, हमने ये बोल दिया काम खत्म, उसे आप करके दे दो, डिस्कशन नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत तेज़ देता है। इनका स्पीड राजधानी एक्सप्रेस पे चलते हैं ये, देश के हिसाब से अगर आप देखें तो। प्राइवेट कंपनी भी ऑलमोस्ट इस स्पीड को नहीं छू सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को एटलीस्ट गवर्नमेंट पेपर वर्क से गुजरना पड़ेगा। यहाँ सीसीपी ने बोल दिया काम खत्म सर, हो गया सर काम खत्म। तो ये उनका बहुत फास्ट है, मतलब सुपर डुपर हाइपर फास्ट चलते हैं। साइड इफेक्ट आउटडेटेड ही है, इसलिए बोल रहे हैं ना कि स्पेस एक्स 100 लैंडिंग कंप्लीट कर चुका है, हो गया सर, खत्म सर, भूतकाल। और आप अभी तक स्पेस ये फाल्कन 9 जैसा कुछ नहीं बना पाए हैं, और स्टारशिप को बनाने का भी कोशिश करें सर, फाल्कन 9 तो पहले निपटा लो, तब ना स्टारशिप पर ढप्पा मारोगे। और इनका कोई भी जो प्लान है लॉन्ग टर्म नहीं है, और सपोर्ट में सिर्फ रशिया है। और रशिया अब के टाइम में बोल रहे हैं कि अब तो
ये वाला मीम बहुत बढ़िया चल रहा है कि दे सेड 3 डेज़, हम 3 दिन में ढप्पा मार लेंगे यूक्रेन में। सर 1 साल हो गया। अच्छा चांसेस है कि 2 से 4 साल आप और टिक सकते हो, उससे ज़्यादा बात तो आपका ब्लड ही खत्म हो जाएगा। ब्लड खत्म हो जाएगा एज़ इन लाइक सोल्जर्स कितने को आप पुश करने भेज सकते हो, वो नंबर बहुत कम हो गया है, क्योंकि पहली बात रशिया की आबादी छोटी है। उस आबादी में से आपने 2 लाख को तो पहले ही पुश कर दिया। कितने को आप पुश करोगे? मतलब लिटरली वो उसी रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे नॉर्थ कोरिया पहुँच गया। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, आराम से इनका 2-3 साल तो और चलेगा। तो इनसे चाइना एक्सपेक्ट तो कुछ नहीं करने वाला है कि भैया आप कुछ करो। इसीलिए देखिए अब चाइना भी ओपनली बोल रहा है कि भैया ये एक तो अपना नाम भी डुबाए, हमारा भी इज्जत डुबा रहे हो। तो वही समझिए, लॉन्ग टर्म इनका प्लान नहीं है। तो सीसीपी का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? हम ताइवान पे लेंगे, हम ताइवान का ये ले लेंगे, क्या बोलते हैं, चिप फैब्रिकेशन ले लेंगे। यूएसए बोल रहा है हाँ बेटा तुम्हारे ये तो है, ले लो ना, जाओ जाओ लो लो। अभी मैंने नोटिस कर रहा हूँ कितने सारे सामान मेरे घर में आ रहे हैं जिसमें मेड इन चाइना नहीं है। मैं ध्यान दे रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ में नहीं है मेड इन चाइना। आप लोग भी थोड़ा इर्द गिर्द ध्यान दीजिए, ध्यान भी नहीं दिए होंगे, बहुत सारी चीज़ में मेड इन चाइना हट गया, मेड इन फिलीपींस है, मेड इन वियतनाम है। मेरे पास तो एक मेड इन टर्की है। तो वही समझिए कि आने वाला टाइम में यही 2 लोग का रेस होने वाला। शॉर्ट ड्यूरेशन में चाइना के पास फायदा है कि वो ढप्पा मार सकता है। लॉन्ग ड्यूरेशन में यूएसए जो इतना पूरा पलटन लेके चल रहा है और दादाजी लोग बैठे हुए हैं, वो लॉन्ग टर्म संभाल सकते हैं। सर आप जाके एक जगह ढप्पा मार भी लो, हम पूरा चांदे ढप्पा मार लेंगे। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। आई जनाब तो 3 दिन में यूक्रेन पर ढप्पा मार रहे थे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ये जो लूनर मिशन का अबॉर्ट किया गया है सेकंड सिस्टम को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेकर मैं हर कमेंट को बांटने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।